हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम से रिलेटेड अकाउंटिंग के ऑल 15 क्वेश्चन जो कि 2017 में आए हुए हैं डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इन केस ऑफ गोल्ड, revenue is recognized in the accounting period in which gold is. First one is delivered, second is sold, third is mined, identified to be mined. So इसका करेक्ट आंसर होगा जिस ईयर में गोल्ड सोल्ड होगी, गुड सोल्ड होगी उसी ईयर में ये रिकॉग्नाइज की जाएगी. As per the traditional approach, the expenses to be matched with revenue is based on, एक्सपेंस जो होता है रिवेन्यू से मैच किया जाता है कौन सी अप्रोच के थ्रू? ओरिजिनल कॉस्ट पे, ट्रेडिशनल बेस के थ्रू ये ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज किया जाता है. थर्ड वन इज़, फ्रेमली एक्सपेंसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ. फ्रेमली एक्सपेंसेस किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कैपिटल गेन का, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन एक्सपेंस का. सो फ्रेमली एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे वो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं. फोर्थ वन इज़, डेप्रीशिएशन ऑफ फिक्स एसेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. जो कि डेप्रीशिएशन लगता है, जो कि घिसावट आती है फिक्स एसेट में हमारे मशीनरी वगैरह में, वो किसका एग्जाम्पल है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कैपिटल गेन का. तो जो घिसावट होती है उसको हम लेते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस के थ्रू. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस. Next question is, in the context of accounting, the term IFRS stands for International Financial Reporting Standard, Indian Financial Reporting, Indian Financial Reporting System और International Financial Reporting System. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा International Financial Reporting Standard. तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज. तो आपको पता होगा 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट पर्सनली चीज़ों से रिलेटेड होता है. रियल अकाउंट में हम ऑल एसेट्स लेते हैं एक्सेप्ट डेटर का. नॉमिनल अकाउंट में जो भी हमारी सेल्स और एक्सपेंसेस होते हैं वो. सो इनकम और जो भी एक्सपेंडिचर है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट का. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. लेगेसीज आर जनरली, जो लेगेसीज विरासत होती हैं उन्हें किस में ट्रीट किया जाता है? कैपिटलाइज एंड टेकन टू द बैलेंस शीट, ट्रीटेड एज इनकम, ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज एंड टेकन टू द सस्पेंस अकाउंट. सो इसको हम, इसका करेक्ट आंसर होगा जो भी हमारी लेगेसीज होती हैं उनको हम ट्रीट करते हैं कैपिटलाइज और कहाँ लेते हैं? बैलेंस शीट में. तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ये कैलकुलेशन वाला है. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल. डेट ऑफ फायर है हमारी 1 मार्च 2016. टर्नओवर हमें दिया है 1 मार्च 2015 से 29 फैब 2016 तक. जो भी हमारा टर्नओवर है वो कितने का हुआ है? 88 लाख रुपीज़ का. एग्रीड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें कितनी दे रखी है? 20%. स्पेशल सर्कमस्टेंसेज क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्नओवर बाय 10%. सो हमारी टर्नओवर कितनी है? 88 लाख. इसका इंक्रीमेंट कितना करना है? 10%. पहले हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन. सो टर्नओवर इज़ 88 लाख, इंक्रीज इन टर्नओवर 10%. सो 88 लाख का 10% हो गया 8,80,000. टोटल एडजस्टेड टर्नओवर क्या होगी? जो हमें दे रखी थी पहले 88 लाख वो रुपीज़, और 10% इंक्रीज़ हो गई यानी कि 8,80,000. तो टोटल एडजस्टेड टर्नओवर हो गई हमारी 96,80,000. अब हमें लगाना है जो हमने सम इंश्योरेबल कर रखा है जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे होगा. सो हमारा सम इंश्योरेबल आया एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई में ग्रॉस प्रॉफिट. एडजस्टेड टर्नओवर हमारा 96,80,000, ग्रॉस प्रॉफिट उसका 20%. तो हमारा कितना हो गया? 19,36,000. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, 96,36,000 हमारा क्या हो जाएगा? इंश्योरेबल अमाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एबनॉर्मल लॉसेज ऑन कंसाइनमेंट इज़ क्रेडिटेड टू. सो जो भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं जैसे आग लग गई, लॉस ऑफ फायर हो गया, तो हम कंसाइनमेंट को क्रेडिट किस में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंसाइनी अकाउंट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो जो इसकी हम एंट्री पास करते हैं वो एबनॉर्मल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वन, कंसाइनमेंट अकाउंट.
व्हेन द गुड्स आर परचेज फॉर जॉइंट वेंचर द अमाउंट इज डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर, 2 पर्सन आपस में मिलकर वेंचर स्टार्ट करते हैं अपनी अपनी कंडीशन पे। सो इसका क्या हो जाएगा आंसर, परचेज अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, वेंचर कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो जॉइंट वेंचर में है तो हम इसको डेबिट भी करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा कैलकुलेशन वाला है। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया 25%, जो भी हमारी गुड की कॉस्ट होगी उसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स हमें दे रखी है 20 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, हमें अमाउंट निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट का, हमें सिर्फ परसेंटेज बता रखी है कि हमारी जो भी कॉस्ट है उसका 25% हमें प्रॉफिट हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम मान लेते हैं पहले तो जो भी हमारी कॉस्ट है वो कितनी है, एक्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सेल्स माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने मानी एक्स, सेल्स हमें गिवन है 20 लाख, माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट था, एक्स का, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25%, तो एक्स का 25%, इसको इधर लेके आ गए तो ये हो गया 5x प्लस में 4 इक्वल्स टू में 20 लाख। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से निकल के आएगा वो कितना आएगा, 16 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारी टोटल सेल्स हुई उसमें से जो भी हमारी कॉस्ट थी वो माइनस कर दी, तो 20 लाख हमें सेल दे रखी है, फिर 16 लाख हमारी निकल के आई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने माइनस कर दिया जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया कितना, 4 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच अकाउंट अंडर द डेटर सिस्टम। तो अंडर द डेटर सिस्टम में जो भी हमारा ब्रांच का अकाउंट होता है वो कहाँ पे होता है, रियल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है या लाइबिलिटी अकाउंट में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज कम अंडर नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है सी। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो भी इलेक्ट्रिक पावर की कॉस्ट होती है शुड बी अपोर्शनेट ओवर अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग अपोर्शनेट होती है, हाउस पावर ऑफ मोटर, नंबर ऑफ लाइट्स पॉइंट, हाउस पावर मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर्स और मशीन आवर। तो इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है जो भी हाउस आवर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं मशीन आवर से, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका C1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द स्केड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेस्क्राइब, किसमें हमें प्रेस्क्राइब किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, तो स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3 या स्केड्यूल 4। तो जो हमारा कंपनी एक्ट है 2030 उसके फॉर्मेट में स्केड्यूल 3 में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके चीज़ों को प्रेस्क्राइब किया गया, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन द अब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर, अगर कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है पार्टनरशिप फर्म में तो हम किस बेसिस पे जो भी उनके प्रॉफिट एंड लॉस होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर, जो भी कैपिटल की रेशियो है उसमें, या इक्वली जो भी है उसे, इन द रेशियो ऑफ लोन गिवन बाय देम टू द पार्टनरशिप फर्म, जो भी लोन उनने गिवन किया है उनके द्वारा उस बेसिस पे, या इन द रेशियो ऑफ इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस, या जो भी उनकी इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस थी उसके उस बेसिस पे। सो अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केसेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा हम उनके बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन होता कि हम इंटरेस्ट कितना देंगे, तो अगर कोई भी परसेंटेज प्रिस्क्राइब नहीं है तो हम 6% इंटरेस्ट देंगे ऑन लोन। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट, आज के लिए बस इतना ही। आगे इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको EPFO एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑल द प्रीवियस क्वेश्चन अकाउंटेंसी लेबर लॉ के यहाँ मिलेंगे। मैं इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन भी आगे प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।